प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रायोरिटाइज रखें, यानी कि कोशिश करें कि अगले कुछ समय तक अगर कंपनीज अलाउ करती हैं तो वर्क फ्रॉम होम किया जाए। दूसरा ये कि अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, चाहे कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, चाहे शादी विवाह क्यों ना हो, सोना खरीदने से बचे। तीसरा उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन कम कर दीजिए, मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। चौथा, उन्होंने घर में कुकिंग ऑयल को भी कट करने के लिए कहा है, कम करने के लिए कहा है। पांचवा, उन्होंने कहा है कि जो नेचुरल फार्मिंग है उस पर फोकस करें, फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी कम कर दे। छठा, उन्होंने भारतीय ब्रांड को अपनाने के लिए कहा है, स्वदेशी अपनाने के लिए कहा है। और सातवां, उन्होंने जो अपील दर्शकों पूरे देशवासियों से की है वो ये है कि अगले 1 साल विदेश यात्रा से बचे। मोदी जी क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री देश का बोल दे तो क्या समझे कि भारत के ऊपर वाकई कोई बड़ा संकट आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मुझे भी अच्छा लगता है टू टॉक टू यंग पीपल। अब मैं थोड़ा आपको लेके जाता हूं वापस, ताकि हम समझ पाए पीएम साहब क्या कह रहे थे। उन्होंने क्या ये कहा है, जो उन्होंने कदम बताए हैं कि विदेशी मुद्रा का बचत करिए। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं बेटा। 1962 में जंग हुआ था चीन के साथ, आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स ने बात की होगी। हम तैयार नहीं थे, हमारे पास आर्थिक ताकत नहीं थी। मुझे अभी तक याद है, मैं 11 साल का था। उस जंग में मेरा परिवार अनाथ हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि मेरी मदर को मिलाकर जितनी मोहल्ले वाली थी औरतें थी, ट्रक आते थे और अपनी चूड़ियां उतार के वो दान में दे रही थी, ताकि हम कपड़े खरीद सके, गर्म कपड़े अपने फौजियों के लिए, हथियार खरीद सके। हमारी हालत बड़ी खराब थी, हम लोग तैयार नहीं थे। ये था 1962। फिर आपको एक चीज और बता देता हूं, 1965 में हमारा जंग हुआ था जिहादिस्तान के साथ। धोखे से उन्होंने हम पर हमला किया था। अब सुनते जाइए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। बिल्कुल सर। और जो ये हमला किया, वर्षा नहीं हुई थी 65-66 में। हालत हमारी इतनी खराब थी, अकाल था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। मेरी माँ भारती फटी हुई थी, पानी नहीं था बेटा, अनाज का उत्पादन गिर रहा था। जंग भी हुआ। शास्त्री साहब जो प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर, आउटस्टैंडिंग पर्सन, वो ताशकंद गए। सोवियत संघ ने मध्यस्थता कराई हमारे और जिहादिस्तान के बीच में। पहली बार है कि हमने मध्यस्थता स्वीकार की। जंग बंद हो गया, लेकिन उनका निधन हो गया वहां पर। फिर मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। बहादुर औरत थी। जब देखा कि अब खाने को नहीं है घर में, तो वो फिर अमेरिका गई अनाज मांगने। और उस समय वहां के जो नेता थे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन, उसका नाम था, बड़ा ना क्रूड आदमी था। तो उनको कहता है कि भीख मांगने आई है। अब एक कमीनो, ऐसा किसी देश के लीडर के लिए नहीं कह रहे, घमंड है। उन्होंने आके कहा कि मेरा अपमान किया, अब नहीं, अब हम अनाज की भीख नहीं मांगेंगे। फिर आपको पता है क्या हुआ। वहां से अनाज तो आया था 9 और 11 मिलियन टन। सबसे बड़ा इंपोर्ट था मानव इतिहास में जो हमने किया था। उसके बाद हरी क्रांति आई, सारे हमने स्टेप्स लिए और फिर भारत आत्मनिर्भर हो गया कृषि के मामले में। लेकिन एक चीज शास्त्री जी ने कही थी 65 में, कि सोमवार को मत खाइए, अनाज की बचत करिए। उन्होंने अपने घर में जहां रहते थे वहां भी जो बागीचा था वहां अनाज उगाना शुरू किया था। मैं देखने गया था 65-66 में गया, नॉट एग्जैक्टली द कैलेंडर ईयर, जब से उन्होंने ये अपील की थी। 2 साल 104 सोमवार होते हैं। 104 सोमवार में भूखा सोया बेटा, इसलिए नहीं कि घर में अनाज नहीं था, लेकिन आपातकालीन स्थिति थी। आई वॉज अ स्टूडेंट, बहुत कम उम्र का था मैं, नहीं खाया। माँ तो माँ होती है, खा ले बेटा। नहीं माँ,
देश के लोग भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा। जमाना आया चला गया, हरी क्रांति आई, और आज भारत के पास इतना अनाज और चावल है, सारी दुनिया को 1 साल से ज्यादा तक हम खिला सकते हैं। ये हमारे किसानों ने किया है। अब गाली जितनी देनी है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई सबके सामने है। फिर क्या होता है बेटा कि 80 के दशक में हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगती है। 1991 में सोवियत संघ टूटा है, गल्फ में जंग होता है, तेल की कीमतें और बढ़ती हैं। 90%, 85-90% हमारी तेल की जो रिक्वायरमेंट है वो हम विदेशों से लाते हैं। हमारे पास इतनी खपत नहीं है। आपकी विदेशी मुद्रा जो आपके पास थी, 1 बिलियन में 9 शून्य होते बेटा, $1 बिलियन से कम हो गई थी। केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर हमारे पास था। जो कुछ हम इंपोर्ट करते थे विदेशों से, 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर पाते। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। 91 67 टन हमारा सोना हमने गिरवी रखा बेटा, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड। फिर ये $600 मिलियन उन बैंकों ने हमें दिए जो कुछ हमने इंपोर्ट करना था उसके लिए। हमारी हालत बहुत खराब थी बेटा। ये 91 की बात है। मैं तो विदेश सेवा में 73 में मैंने प्रवेश किया था। तो जिनके लिए मैं काम करता था, आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया, मुझे याद है अभी तक उसके कमरे में मैं गया, उसके कंधे पर मैंने सर रखा। मैं कहा सर मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। बोले क्यों? मैंने कहा ऐसे देश के लिए काम नहीं करूंगा। जो उसके दोस्त, हम स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को दोस्त कहते थे, जो कहते हैं आप पे भरोसा नहीं है, अपना सोना गिरवी रखो। उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा और कहते हैं दीपक ये भी गुजर जाएगा समय। बेटा मैं बात कर रहा हूं 91, $1 बिलियन से कम थे। आज है 2026, 35 साल हो गए इस बात को। और आज आपकी विदेशी मुद्रा $700 बिलियन से आगे निकल गई है। ये भी मैंने देखा है। फिर उसके बाद हमने लिबरलाइज किया इकोनॉमी, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर हम बढ़ते गए। अब जो आज की स्थिति है, जो पीएम साहब बात कर रहे थे, 1991 की भी जो तेल की कीमतें बढ़ी थी क्योंकि गल्फ वॉर हुई थी, और आज वही चीज हो रही है। जंग हो रहा है और तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में पढ़ता था फ्रांस में, तो एक फ्रांस के सैटरिस्ट थे जॉन बाप्टिस्ट लकार, वो 19वीं शताब्दी में लिखते थे। उन्होंने एक चीज कही थी, जितना बदलता है उतना वही रहता है। The more it changes, the more it's the same। फ्रांसीसी में plus ça change, plus c'est le même। जितना बदलेगा उतना ही रहना है। वही चीज आज हम देख रहे हैं। फिर से दुनिया के ऊपर आपातकालीन स्थिति, सिर्फ हम पे नहीं, बहुत बड़ी दुनिया पर तेल की एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही है। अब पीएम साहब ने जो अपील की है, 62 में तो हम तैयार नहीं थे, 65 में हमें झटका लगा था, 91 में भी हमें झटका लगा था क्योंकि जंग आई, सोवियत संघ टूट गया, हमारा मित्र था। पूरी तरह से हम तैयारी नहीं कर पाते। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हमें लेने पड़ते थे। आज पीएम साहब जो कह रहे हैं, चाणक्य ने यही कहा था। बेटा मैं तो चाणक्य का पुजारी बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। चाणक्य नीति मेरी टेबल पे रहती है, देख पा रहे हैं आप? हाँ सर बिल्कुल, हर रोज पढ़ता हूँ। सुबह उठते ही जब कंप्यूटर पे आता हूँ, डेस्क पे आता हूँ, तो पहले एक उसका अध्याय पढ़ता हूँ, एक वर्स पढ़ता हूँ। उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज कही थी कि अगर आप अपने आप पे निर्भर नहीं है तो आप बहुत कमजोर हैं। किसी और पे आप निर्भर हैं। एक बात हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि मोदी जी ने अगर ये कहा है कि अगले 1 साल तक विदेश की यात्रा करने से बचें और 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, यानी गोल्ड ना खरीदें, तो इन दोनों पहलुओं को उन्होंने क्यों कहा होगा?
वो इसलिए कि आपकी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जब दुबई, पहली बार दुबई गया था ना बेटा मैं, छोटा सा गांव था, मछुआरे रहते थे वहां, और अब देखिए कहां से कहां पहुंच गया। क्योंकि दुबई की जो आर्थिक व्यवस्था थी, कभी रिसर्च करेगा कोई, 1960 और 70 के दशक में वो भारत पे निर्भर थी, हमारी सोने की भूख पर निर्भर थी। हम सोना खरीदते थे वहां से, स्मगलिंग होती थी। वो क्या, वो इब्राहिम इब्राहिम सारे ये हाजी मस्तान जितने नाम थे, ये सब गोल्ड स्मगलर्स थे। वहां से सोना आता था, यहाँ बिकता कि हमारी भूख बहुत है। हमारी पता नहीं क्यों, देखिए भारत सरकार के पास 800-850 या 900 टन सोने से कम है, हमारी बेटियों के पास 35,000 टन सोना है। ये अनुमान लगाया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने। तो सोने की तो परंपरा हमारी रही ना, सोना सोना सोना। पीएम साहब ने कहा भाई भूख को आप कम करो, बहुत है सोना हमारे पास। और दूसरी चीज, विदेशों में मत जाओ क्योंकि खर्चा करते हैं। मुझे अभी तक याद है जब मैं मलेशिया में पोस्टेड था, मैं बताना चाहता हूँ जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, वीजा मिलना बड़ा मुश्किल होता था 94 97 में। अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे वो कमीने। कई कई हमारे जो लोग वहाँ एक्सपैट्रिएट बच्चे जो काम करते थे, बसे हुए थे, उनके पेरेंट्स आना चाहते थे जी, बड़ा तंग करते थे। आपके पेरेंट्स आगे जी यहाँ बस जाएंगे, हम तो दुनिया का सबसे अमीर देश है, क्या बकवास करते थे। और फिर 97 में जब इनकी आर्थिक स्थिति टूट गई, वहां पर बहुत बड़ा खतरा मंडा, उसको एशियन कंटेजियन कहते हैं, एशियन फ्लू लगा इनको, ठिकाने आ गए, लाइन पे आ गए। जो पहले वीजा में तंग करते थे, हमारे देखो बेटा एक छोटा सा उदाहरण, हमारी फिल्म इंडस्ट्री वाले स्विट्जरलैंड जाते हैं ना फिल्में बनाने के लिए, बड़ी अच्छी जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह। तो सिंगापुर वाले बड़े होशियार है, वो उन्होंने कहा यार हमारे पास भी तीन सारी चीजें हैं, बोला आ जाओ हमारे पास, वहां फिल्मिंग करो, जो पैसा तुम वहां खर्च करते हो यहाँ करो। तो हमने कहा वीजा के लिए होगा, वीजा की फिक्र नहीं। अब मलेशिया ने देखा कि यार ये तो सिंगापुर जा रहे हैं, तो उनका मंत्री पहुंच गया जी मेरे पास आओ। बॉम्बे गया, मिला फिल्म वालों से, उन्होंने कहा तो तुम तो वीजा नहीं देते। कहता कौन नहीं देता, मैं घर आके दूंगा वीजा आपको, आप आओ तो सही। अब हमारी फिल्में वहां बनने लगी है। बेटा राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आर्थिक ताकत जो है, चाणक्य ने जो कहा था किसी भी देश में, हाँ कूटनीतिक ताकत है, मिलिट्री ताकत है, सोशल कोहेजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी आपकी इकोनॉमी। अगर आर्थिक शक्ति आपके पास है, दुनिया आपके कदम चूमेगी, क्योंकि शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। सर मतलब अगर हम सोना खरीदते हैं, आम दर्शक ये समझना चाहे कि अगर हम सोना खरीदते हैं तो विदेशी मुद्रा बाहर जाती है और उससे कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है, और इसी तरीके से हम विदेश जाते हैं तो वहां भी कुछ ऐसा ही सीन नजर आता है। लेकिन सर अब अगले कुछ दिन भारत के लिए कैसे रहने वाले हैं? मोदी जी का जो इशारा है, समझ गया मैं आपका सवाल। जो सोने का आपने कहा ना, मैं बता देता हूँ, गोल्ड को एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, किसी काम तो आता नहीं, आपने घर में रखा हुआ, बस ये है कि कीमतें बढ़ती जाए। कल सारी दुनिया कह दे कि हमने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया है, तो 1 किलो गोल्ड 10 रुपए में मिलेगा, होने नहीं वाला। बट ये भी एक संभावना है, प्रोडक्टिव नहीं है ना बेटा, इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, जो हमारे अर्थशास्त्री हम लोग कहते हैं जिसको। दूसरा कि विदेश जाने से पैसे तो खर्च होते हैं। अब भारत में 15 स्थान तो पीएम साहब, जाके देखिए तो सही खूबसूरती देश की, अपना भारत देखो और जाके देखेंगे आपकी यहाँ पर क्या क्या सौंदर्य है। विदेश तो बहुत पीछे रह जाते हैं। 90% जो हमारी टूरिज्म अर्निंग्स है वो डोमेस्टिक टूरिज्म से है। कई बार मैं जाता हूँ कॉन्फ्रेंसेस में, हमारी डोमेस्टिक हमारी टूर एजेंट्स है, नहीं जी भारत को ये करना चाहिए, फिर विदेशी आएंगे, चीन में इतने जाते हैं, यहाँ इतने जाते हैं। और चुप करो यार, भारत के लोग खुद घूमना चाहते हैं, पहले मैं उन पे फोकस करूंगा। डेस्टिनेशन वेडिंग होती थी, आप तो बहुत कम उम्र के हैं बेटा, लोग क्या करते थे, कभी कोई थाईलैंड चला जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई मलेशिया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है शादी के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग। और जब से पीएम साहब ने कहा कि भारत में करो, बहुत कम लोग जाते हैं वहां। यू नो दिस मैन, ये जामवंत है आज का, ये भारत को उसकी ताकत याद करा रहा है कि विदेशी जो जो ताकतें हैं, जो दूसरे देश हैं, वो आपके, उनकी नजर आपके पैसे पर। अभी रायसीना डायलॉग हुआ था फरवरी के महीने में, 110 देश आए थे, यूरोपियन सब पहुंचे हुए थे। क्यों भाई? मुझसे मोहब्बत हो गई है ना, मेरे मार्केट से मोहब्बत है। चीन का मार्केट बंद, रूस से आप लोग ने जंग कर रखा है, अमेरिका आपको पसंद नहीं करता, बचता कौन है? 140 करोड़ का देश मैं हूं, मेरे पास आते हैं आप लोग। और मैं सबको कहता हूं जो कहीं और इधर उधर भागना चाहते हैं ना, मैं कहता हूं तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो
इधर है, भारत की तरफ देख। तो ये मजेदार चीज। और फिर वो जो गधा है, वो खेती मार्शल उधर का, जो बकवास करता रहता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बकवास कर रहा है। आजकल तो गाना गाता है, सुना मैं तो उसको मुन्नी भाई कहता है ना, उसका नाम मुन्नी है ना, ऐसे कुछ मुन्नी मुन्नी खेती मार्शल। तो गाना गाता है मैकडोनाल्ड ट्रम्प के लिए, मुन्नी बदनाम हुई डोनाल्ड तेरे लिए, आइटम से हम हुई डोनाल्ड तेरे लिए। क्या बेवकूफ आदमी, धमकी देता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रोज तो उसके सिपाही मर रहे हैं, और अपने देश की आग को बुझा पहले जाके ईरान। अब तो ईरान भी गाली दे रहा है उसको, वो बाद में करियो जो कुछ कर। डोनाल्ड ट्रम्प भी गाली दे रहा है उसको, किसने मुझे धोखा दिया है। तो ये लोग जो बड़े बड़े ऐसे खेल खेलते हैं, जब समय आता है, एक हम लोगों में कहावत है बेटा विदेश मंत्रालय में, कि खंबे पे आप जितना ऊपर चढ़ोगे ना, आपका पीछे का हिस्सा उतना ही नजर आता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा शोर मत मचाइए कि मैं बहुत ऊपर चढ़ रहा हूँ। ना ना, एक एक बूंद करिए, जो करना है आपने हल्के हल्के करके, बस एक बार ये फीलिंग आ जाए। अब मैं देख रहा हूँ राष्ट्रवाद की फीलिंग। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं आदर्श, ये जो मैंने जैकेट पहनी है, आप भारत का तिरंगा देख रहे हैं जगह जगह पर। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, मैं इसकी कहानी बताता हूँ, आपके लोग इंटरेस्टेड होंगे। नीचे कमीज पहनी है, उसमें भी इंडिया इंडिया। तो ये एक बॉम्बे की स्टार्टअप है, एक लड़की ने शुरू की है। भारत की पहली कंपनी है जो राष्ट्रवादी प्रोडक्ट्स बनाती है, उसका नाम है लव माई इंडिया, LUV माई इंडिया। अब मैं इनसे बात कर रहा था, जो मालकिन है इनकी, यंग लेडी। तो मैंने कहा कि आपकी सेल कैसी है? तो कहती है हर महीने 30-40% बढ़ रही हैं सेलें, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, उनकी अपनी वेबसाइट। मैं कहा वो क्यों? तो कहती है आदर्श जैसे जो नौजवान हैं, वो अपना राष्ट्र, अपनी भारतीयता यहाँ पहनना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भारतवासी, क्योंकि आज दुनिया इज्जत करती है आपकी। तो मैंने कहा कि आपने तो सही समय पे कंपनी खोली है, चलिए मुझे भी उसमें हिस्सा दीजिए। कहती नहीं, आपको नहीं दूंगी, मेरी कंपनी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ कि किस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसने बिल्कुल सही वक्त पर सही कंपनी शुरू कर दी। डिमांड है टू डिस्प्ले दैट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, गर्व से कहो हम भारतवासी हैं। क्या है वो, क्या कहते हैं, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अभी तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये चीज, अगर ये भावना जो आ रही है, जो हमारे नौजवानों में देख रहा हूँ, वह बढ़ती जा रही है। फैंटास्टिक, गर्व से कहते हैं यस वी आर इंडियंस, बोल क्या करेगा। सर एक बात मैंने नोटिस की, हमने जब काफी पहले चर्चा की थी, हालांकि हम बीच बीच में लगातार करते रहे, लेकिन जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब हमने बातचीत की थी, तब आपने कहा था हमारे पास 50-60 दिनों का तेल बचा हुआ। अभी आपने कहा कि लगभग हमारे पास 10 दिनों का बचा हुआ है। तो ये कैसे, ये क्या समझे सर? 10 दिनों का मतलब ये तो अलार्मिंग सिचुएशन है। वहां से नहीं, वहां से तेल नहीं आ रहा है ना। हाँ। तो हमने यूज किया है, हमारे जो रिजर्व्स थे हम उसका यूज कर रहे हैं, तभी तो कीमतें नहीं बढ़ी है। 10 दिन भी, बहुत से देशों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम दूसरी जगह से तेल ला रहे हैं। वो रिजर्व्स को हम रिप्लेनिश करेंगे, खत्म नहीं होने देंगे, लेकिन उसके लिए, उनको बचाने के लिए हम सबको कुछ हद तक कुर्बानी देनी है। मेरे पास जो गाड़ी है, अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाता हूँ, बहुत मजा आता है। तो सब लोग अगर ये करें, कारपूलिंग करिए, पीएम साहब ने सुझाव दिया है, और वर्क फ्रॉम होम करिए। मैं तो बड़ी खुशी है, दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। काश कि जब मैं स्कूल में होता तो मुझे कहते स्टडी फ्रॉम होम, स्कूल ना जाना पड़ता, मैथ नहीं पढ़ती, तो बहुत मजा आता। उस टाइम पे तो था नहीं। तो अभी तो बेटा जो आपको देखना है वो सच्चाई है। सर ये कहीं ऐसा तो नहीं भारत में कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे, वैसा ही कुछ लॉकडाउन, वैसी ही सिचुएशन, आर्थिक मंदी? पैदा होता है ना, लॉकडाउन तो सिर्फ तेल बचाने के, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाने के, तो और फिर आपकी सेहत के लिए। इस महामारी, ये जो नई महामारी है जिसको ऑयल महामारी कहते हैं, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, उसकी फिक्र ना करें, नॉट एट ऑल, सवाल नहीं। और फिर अब तो हमारे पास तजुर्बा है बेटा, जब महामारी आई थी हमें क्या पता था। वो एक है, वो क्या, वर्ल्ड वियर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ, बेवकूफ वहां बैठा हुआ है, जो कहता जाके चीन गया था जब, ओ आप कितने अच्छे लोग हैं, आपने दुनिया को बोल दिया कि महामारी पैदा उन्होंने की है, आप कितने अच्छे लोग हैं, बेवकूफ कहीं का। फिर जब उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए, घूस देनी बंद कर दी, तो फिर गाली देनी शुरू कर दी चीन को। वो आजकल वो भी महानिदेशक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, बेवकूफ लोग। Anyway. सर लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर क्या अपडेट है फिलहाल, क्या चल रहा है वहां पे, जहाज गुजर रहे हैं? मैं बता देता हूं कि ये जंग नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप, ये आर्थिक
स्ट्रैंगुलेशन करेगा। उसका तेल ईरान के पास है क्या तेल के अलावा, और वो बंद कर देगा तेल एक्सपोर्ट, वो अपने आप घुटनों पे आएगा। जब पेट खाली होता है ना सर, दिमाग फिर जाता है। ये आप देखेंगे कि ये मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं, इसने ब्लॉक कर दिया टोटल। वो जो मर्जी हमारे एक्सपर्ट्स कहते रहे, बकवास करते रहे, क्या चटपटी को पढ़ के जो बकवास करते हैं, क्या चटपटी नहीं, क्या वो चैट जीपीटी, उसको पढ़ के जो लिख देते हैं, ये मैं ये हूं, वो हूं, ये होगा, वो ये होगा, ऑल टोटल नॉनसेंस। उसने ऑयल एक्सपोर्ट उसके बंद कर दिए हैं, परेशानी होगी, सरकार टूटेगी। और क्या भारत ने विकल्प ढूंढ लिया सर? कतर और सऊदी, वहां से जो तेल और गैस आता है कि बहुत से दूसरे देशों से हम ले रहे हैं, अफ्रीका से ले रहे हैं, हाँ। लैटिन अमेरिका, हाँ थोड़ा महंगा है पर आ रहा है हमारे पास। और फिर अगर हम बचत करेंगे, मैंने जो अनुमान लगाया है, प्रधानमंत्री ने जो सुझाव दिया है कि वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेश मत जाइए, ये मेरा अपना मानना है कि कम से कम 10%, 10% हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा इन मेजर्स के साथ। हम सबको करना है ना, ये चीजें हम सबको करनी है। 73 में जब कीमतें बढ़ी थी, 91 में बढ़ी थी, हमने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बेटा मेरा यकीन है, हम भारतवासी हैं, जब देश पे स्थिति कुछ ठीक नहीं होती देश की, तो उस तिरंगे के पीछे 140 करोड़ निकल पड़ते हैं। ये मेरा अटल विश्वास है कि वी आर वेरी नेशनल। हम लोगों को गर्व है अपने देश पर, और ये चीज देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि वी विल रिस्पॉन्ड। हम करेंगे, जो करना है हम जरूर करेंगे।